Hello everyone, welcome to yet another question of Indian constitutional law, the new challenges. Article 1 of the Constitution describes India as union of states rather than a federation. Comment critically on the nature of Indian federalism in the light of constitutional provisions and decided cases. दोस्तों ये क्वेश्चन है LLM का और इसमें हमें ये देखना है कि आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये कहा गया है कि भारत या इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन शब्द यूज़ नहीं किया गया। इसी बारे में क्रिटिकल कमेंट देते हुए या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ हम आज इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस हद तक भारत का संविधान फेडरल है या नहीं। स्टार्टिंग विद द आंसर, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states. The territory of India shall consist of the territories of states, the union territories, and any territory that may be acquired in future. The name of states and the UTs have been described in the first schedule. This schedule also holds that there are 4 categories of states and territories, Part A, B, C, D. In Part A, there are inclusion of 9 provinces under British India. Part B includes princely states. Part C includes centrally administered 5 states, and Part D is about Andaman and Nicobar Island. तो ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कहा गया है कि भारत या इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा। इसमें फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। इसके पहले कि हम फेडरलिज्म वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स के डिस्कशन में जाएं, हमें ये भी देख लेना चाहिए कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which 2 sets of governments operate on the same group of people. तो फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट एक ही ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक ही देश की जनता पे शासन करते हैं। फेडरल स्टेट क्या होता है? अ फेडरल स्टेट इज़ वन विच अंडर अ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट रिटेन्स considerable amount of autonomy of its own. तो फेडरल स्टेट वो होता है जो कि सेंट्रल या स्टेट के सेंट्रल के अंडर रहते हुए भी अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन किए रहता है। इन फेडरलिज्म पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड द स्टेट। तो फेडरलिज्म में 2 पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर डिवाइड हो जाता है, एक स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, इन विच ईच एंटिटी इज़ लीगली इंडिपेंडेंट विद इन इट्स ओन स्फीयर। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के सबॉर्डिनेशन में होते हैं ये लोग, ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के ये लीगली इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने कार्यक्षेत्र को लेते हुए। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 बेसिक प्रिंसिपल्स नेमली सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये दोनों ही फोर्सेस आप परिचित होंगे, फिज़िक्स में पढ़ाई जाती है। सेंट्रीपिटल जो होता है जो अंदर ही अंदर टाइड अप होती हैं, अंदर की तरफ पार्टिकल्स टाइड अप होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ टाइड अप होते हैं या बाहर की तरफ एक्ट करती है फोर्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? सेंट्रीपिटल फोर्सेस से मतलब है दिस इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन वॉलंटरी एग्रीमेंट। ये आपस में ही एग्री करके बन जाते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से मतलब है कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिटरी पॉलिटी इनटू अ फेडरल यूनियन। अब यूनिटरी पॉलिटी मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसको एक फेडरल यूनियन के रूप में स्थापित करना। तो फेडरल गवर्नमेंट के ये 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो प्रोफेसर वेयर ने फेडरलिज्म को डिफ़ाइन करते हुए कहा था कि इट इज़ अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स so that the general and regional governments are within a sphere of coordinated independent existence and not
सबऑर्डिनेट टू वन अनदर। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि फेडरलिज्म के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लीगली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स के रूप में काम करते हैं, समता से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है दोनों का, एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते, जूनियर कोई नहीं होता किसी का। Thus a federal constitution essentially carries following features. पहला, power distribution among central and state. दूसरा, supremacy of constitution is maintained. तीसरी बात है कि written constitution ज़रूरी है, होना है। rigidity is supported. rigidity का मतलब यहाँ पे है कि permanent documentation होना चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर में rigidity को सपोर्ट किया जाता है, permanent documentation होता है और मेथड ऑफ अमेंडमेंट जो होता है वो भी रिजिड होता है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में। डॉल सिटीजनशिप को सपोर्ट किया जाता है कि हालांकि भारत में डॉल सिटीजनशिप नहीं है, यूएसए में है। डॉल पॉलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एसेंशियल फीचर्स। Now we have understood about the Article 1 and federalism. Now we are in a position to clearly understand the nature of Indian Constitution. अब हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का नेचर क्या है या नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अगर हम भारत में फेडरलिज्म की बात करें तो उसका क्या प्रारूप है, क्या नेचर है। एज आर्टिकल 1 states, India Bharat shall be a union of states. Further describing states' duties shows that formation of a country is land based, not governance based. तो जिस तरह से हमारे आर्टिकल 1 में डिफ़ाइन किया गया है भारत को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि जो मूल में बात है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई नहीं है। इट इज़ लैंड बेस्ड, लैंड एरिया के हिसाब से उस चीज़ को एसिमुलेट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया itself was bringing together various princely states, UTs, provinces of British India, islands of Andaman and Nicobar. तो जब भारत बन रहा था, ये राष्ट्र बन रहा था, तो इसमें अलग अलग तरीके के पार्ट ABCD हमने आपको पढ़ के बताया था अभी। उसमें बताया गया था कि निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एरिया था, ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो प्रोविंसेस थे वो थे प्रिंसली स्टेट से यूनियन टेरिटरीज़ का कॉन्सेप्ट, यूनियन टेरिटरीज़ के बाद में आया। तो ये सारे मिल कर के एक भारत का गठन कर रहे थे हम लोग। तो ये सीधा सीधा ज़मीन से निर्धारित हो रहा था, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। स्टेट्स का लैंड एरिया होता है। Thus, it's very clear that India, Bharat could be nothing else than a union of states, although possessing essential features of federal constitution. तो फीचर्स तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस के उसमें हैं, क्योंकि उसका जो कंट्रोलिंग है, जो उसका गवर्नेंस है, उसके लिए ज़रूरी था। Many a times our constitution is addressed as quasi-federal and contains more unitary features than federal features. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा जाता है और इसमें यूनाइटिंग फीचर्स या यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं रादर दैन द फेडरल या द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। एट टाइम्स इन सिचुएशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज आवर्स इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है तो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको काम करने लगता है। Dr. B.R. Ambedkar on November 4, 1948, while moving in the draft of Constitution in Constituent Assembly, rightly said that the Indian Constitution is a blend of federal as well as unitary features, avoiding two weaknesses of federal system, that is rigidity and legalism. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 4 नवंबर 1948 को मूव कर रहे थे ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक ब्लेंड है, वो एक मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का। लेकिन इसमें जो दो वीकनेसेस हैं फेडरल सिस्टम की वो नहीं रखी गई हैं, वो रिजिडिटी और लीगलिज्म।
The Indian Constitution states that India is a union of states and confers more power to central government rather than state government. तो भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट. And also confers some emergency powers to central government. This arrangement provides a mixed characteristics to our constitution. Thus, it is rightly called quasi-federal, a federation with a strong centralizing tendency. अगर हम बात करें केस लॉ की यानी वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो इट्स नॉट बीइंग ट्रू टू एनी ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म. ये किसी भी ट्रेडिशनल फेडरलिज्म पैटर्न को फॉलो नहीं करता है. इन चेतियार वर्सेस गाउडन केस में mere presence of unitary features in the constitution does not prevent it from predominantly being federal in nature. तो केवल यूनिटरी फीचर्स हैं इस भारतीय संविधान में, इससे ये नहीं साबित होता या ये इस वजह से ये नहीं रोका जा सकता कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. यानी यूनिटरी फीचर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल नहीं होगा. Despite of many differences, when the test of federal principle is applied to Indian Constitution, it is considered as cooperative federalism. तो जब आप अलग अलग तरह के टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप पाएंगे कि ये एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. इट टेंड्स टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. तो ये जो भी पैटर्न हम लोगों ने अपनाया है, इससे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, ना कि बढ़ता है. वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व आर. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं. आर्टिकल 263 कहता है प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इंटर स्टेट काउंसिल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो अगर बाय द वे, तो उसको सॉल्व किया जा सके. आर्टिकल 262 subsection 1 empowers the parliament to adjudicate on any issue with respect to use, distribution or control of interstate river या river valley. तो interstate river या river valley के use, distribution या control को लेकर के अगर कोई भी issue है तो उसको adjudication के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है पूरा. आर्टिकल 262 सबसेक्शन 1 ये कहता है. आर्टिकल 280-281 says it provides for finance commission to work out the financial sharing among state and center. तो फाइनेंस कमीशन काम करता है ताकि फाइनेंस का शेयरिंग हो जाए एडिक्वेटली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. आर्टिकल 275 प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट्स एंड एड्स टू नीडी स्टेट. जिन भी स्टेट्स को ज़रूरत है, कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं भूकंप आ गया हो, कहीं बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है या कोई अन्य कारण हो, अगर फसलें ख़राब हो गई और स्टेट को चाहिए है पैसा, तो फिर उसके लिए ग्रांट्स और एड आर्टिकल 275 के तहत नीडी स्टेट्स को दिया जाता है. द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट्स द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट. तो 7th शेड्यूल में डिमार्केशन है कि कहाँ कहाँ सेंट्रल स्टेट ऑपरेट करेगा. रेलिवेंट केस लॉज की अगर बात करें तो इन ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इट वॉज हेल्ड दैट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल या क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारतीय संविधान में फेडरल या क्वाजी फेडरल फीचर्स प्रेजेंट हैं, ऐसा इस केस लॉ में निकल के आया था. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, हम लोग बहुत जानते हैं इस केस को. इट वॉज हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसा भी कहा गया था कि बेसिक फीचर्स किसी भी हालत में नहीं चेंज होना चाहिए. The third one is the state of Rajasthan versus Union of India. It was held that the Indian Constitution was federal, but needs for progress and development has stoned it now. तो ये फेडरल तो है, लेकिन जो अभी ज़रूरतें हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को देखते हुए, तो इसमें एक नई टोनिंग की ज़रूरत है. In S.R. Bommai versus Union of India, it has been held that federalism is basic value in Indian Constitution. Conclusion की बात करते हैं तो although the Constitution of India is federal, yet there are certain modification of federal principles. तो federal तो है, लेकिन इसमें समय के साथ साथ modifications भी हुए हैं.
जैसे कि पहला पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स इज डन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155 एंड 156। द गवर्नर इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट जो गवर्नर का होता है वो प्रेसिडेंट करता है, हम सब जानते हैं। आर्टिकल 155 156 इज फॉलोड एंड टू बी सीन। इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एवरी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो अगर कभी नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, इमरजेंसी हो, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट का हर एक मैटर उस पर कानून बना सकती है। राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन, हाँ इसमें कंडीशनिंग क्या है कि अगर राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी दैट इज़ नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट। तो 2/3 मेजॉरिटी से आप पास करके इसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आज के समय में ये बहुत यूज़ हो रहा है। पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आप स्टेट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो इसी बेसिस पे, लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन डिमांड किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस वेयरबाय यूनियन कैन टेक ओवर द स्टेट मशीनरी देयर बाय डिसरप्टिंग फेडरल प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसमें प्रोवाइडेड है। इसके तहत स्टेट मशीनरी को टेक ओवर किया जा सकता है सेंट्रल के द्वारा, और इस तरह से फेडरल प्रिंसिपल को डिसरप्ट किया जा सकता है। लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी गलत ना सोचें। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़, जो कि इस प्रकार हैं, कभी अराइज़ होती हैं। जैसे पहला है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 252 के तहत है, स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 के तहत है आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है। तो इस तीनों तरह की इमरजेंसी कभी अराइज़ होती है तभी सेंट्रल जो है स्टेट मशीनरी को पूरा टेक ओवर कर सकता है, अन्यथा नहीं। Although modifications have modified the nature of constitution, but they do not take away the federal character of Indian constitution। तो modifications तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो फेडरल कैरेक्टर है भारतीय संविधान का वो अलग नहीं किया जा सका है। Since these provisions come into play during the emergencies, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह के provisions जो होते हैं वो केवल emergency के समय ही रोल में आते हैं। Therefore, the federal system is not destroyed, but is protected from contingency। तो इस प्रकार से आप ये नहीं सोचिए कि फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है। नो, फेडरल सिस्टम इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ इंस्टेड प्रोटेक्टेड। इट इज़ therefore a merit and is strengthens the government during crisis। इस तरह से ये एक योग्यता के रूप में काम करता है और गवर्नमेंट को क्राइसिस के समय मजबूत बनाता है। Hence, we can say that Indian Constitution is federal in character with safeguards for ensuring national unity and growth। तो आप कह सकते हैं अंत में ये कि जो भारतीय संविधान है ये फेडरल है कैरेक्टर में, और इसके अंदर बहुत सारे सेफगार्ड्स लगे हुए हैं for ensuring national unity and growth। Although it's true that with an advent of era of modernization, privatization and digitalization, the federalism in India needs to be reviewed and given a new look। तो हम ये बिल्कुल समय की मांग है कि अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन का समय चल रहा है, इसको देखते हुए फेडरलिज़म जो है भारत में नया आउटलुक चाहिए है और उस पर काम होना चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन whether federal or not in India। So I hope this is a benefit for you. Keep learning. Bye bye for now.